अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 2। भटकना भी ठीक है। एक बच्चे ने कॉपी का आखिरी पन्ना फाड़कर बनाया हवाई जहाज। दूसरे बच्चे ने हाथ से लिखा हवाई जहाज। दोनों ने एक दूसरे के हवाई जहाज को मिलाकर देखा। इतने में आकाश में जाते हुए हवाई जहाज के पीछे बहुत दूर तक भागते हुए उनके तीनों हवाई जहाज खो गए। बच्चे ने फिर से आखिरी पन्ना फाड़ा, फिर बनाया हवाई जहाज। दूसरे बच्चे ने उसमें एक डोर बनाकर बांध दी। खाली आसमान को देखते हुए पहला बच्चा बोला, कल फिर आएगा तब पकड़ लेंगे। तुम सिलाई मशीन से खूब सारा धागा ले आना। मेरे घर में तो सिलाई मशीन है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई और तरीके से रोक लेंगे। हवाई जहाज रास्ता भूल गया है, उसे यहीं उतरना था। जब वो बच्चे पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो सबसे पहले उन्होंने अपना घर खोजा। उनको वही दो बच्चे दिखे जिनका हवाई जहाज खो गया था। बचपन की ये सीख हम सबसे पहले भूल जाते हैं कि लोग छोड़कर नहीं जाते, बस रास्ता भटक जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल का हासिल बस एक चीज़ रही। मुझे अपने बारे में ये पता चला कि मुझे लिखना और पढ़ना बहुत पसंद है। उस लिखने और पढ़ने का करना क्या है, ये मुझे अभी भी नहीं पता था। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने का नुकसान ये होता है कि एक अनसर्टेनिटी हमेशा आपके सिर पर खड़ी होती है। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी थी कि आगे पढ़ना है, तो वो तैयारी में जुट गए। जिनको कुछ समझ नहीं आता था वो नौकरी में घुस गए। नौकरी में जाना इतना आसान नहीं था। हमारे पूरे कॉलेज में मुश्किल से 3 या 4 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। हम में से ज़्यादातर लोगों की नौकरियां नहीं लगी थी। लगभग पूरे बैच का प्लान यही था, या तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाकर नौकरियां ढूंढेंगे या फिर बैंगलोर जाकर नौकरियां ढूंढेंगे। जब कॉलेज खत्म होने में 3 या 4 दिन बचे थे तो मैं रोज़ ऐसे ही मजाक में अपने दोस्तों से पूछता था, जब घर पहुंचोगे तो चलो, पहले दिन तो थके हुए रहोगे, आराम करोगे। अगले दिन सुबह जब बाहर निकलोगे तो चाय के साथ अखबार पढ़ लोगे। इतने में कोई पड़ोस वाली आंटी अंकल आएंगे और पूछेंगे, और बेटा इस बार छुट्टियां कितने दिनों की हैं? तो उनको क्या जवाब दोगे? बात तो मैं मजाक में करता था, लेकिन हम सारे लोगों की सच्चाई यही थी। हम सारे लोगों को अपने ही घर जाने में पहली बार डर लग रहा था। मेरे फाइनल ईयर के आखिरी सेमेस्टर से ठीक पहले मैं बनारस गया। उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग बनारस में थी। यूँ तो हर साल मेरे नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग से इंटरेस्ट उतना ही खत्म होता जा रहा था। मैं घर गया तो ये बताने के लिए गया था कि मैं अब शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर ये भी लगा कि जब 3.5 साल गुजार दिए हैं तो 6 महीने और करके ग्रेजुएशन तो कर ही लेते हैं। हालांकि नौकरी लगी नहीं थी, लेकिन बार बार मन में यही ख्याल आता था कि यार नौकरी हो नहीं पाएगी। मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की थी। वो बात अलग है कि अगर कोई मुझे एक लाइन का कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने को भी बोलता तो वो मैं नहीं बना पाता। ऐसे में आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और जब कुछ दिख नहीं रहा होता है तो हम वही करते हैं जो सबसे आसान रास्ता दिख रहा होता है, हम वो ले लेते हैं। मैं भी अपने बाकी दोस्तों की तरह नोएडा आ गया और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मुझको बहुत अच्छे से याद है कि किसी कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस था। नोएडा सेक्टर 16 की उस रोड पर कम से कम 12 से 15 लड़के लड़कियां खड़े थे। जून की गर्मी थी, एक भी मिनट खड़े नहीं रहा जा रहा था। गर्मी तो फिर भी कोई झेल ले। ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि मैं ये लड़ाई आखिर लड़ ही क्यों रहा हूँ? शायद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ, मुझे भी नौकरी मिल सकती है। मैं जिस नौकरी के लिए लड़ाई कर रहा था वह नौकरी मैं करना भी नहीं चाहता था, पर और कोई ऑप्शन ना दिखने की वजह से मैं उस लड़ाई में खड़ा हुआ था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप मत करिएगा। रिटर्न पेपर में मैंने नकल की और पास हो गया। अब मैं उस बड़ी कंपनी के अगले राउंड में चला गया जहाँ पर मेरा इंटरव्यू होना था। अब मेरी समस्या और बड़ी हो गई। एक तो कुछ आता नहीं, उस पर इंटरव्यू देना है।
इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? मुझको मालूम है, इस दुनिया का सबसे वाहियात सवाल यही है। इस सवाल के कई सारे नकली जवाब हैं। पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या हुआ, मैं ब्लैंक हो गया। मैं चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि मैं नर्वस था। एकदम से उस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सही में मैं 5 साल में अपने आप को यहाँ पर देखता हूँ, या केवल इसलिए कि मेरे साथ के सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए मैं बस नौकरी ले लेना चाहता था। इस सवाल के बाद उन्होंने कुछ तकनीकी सवाल पूछे जो मुझे नहीं आते थे। वो दौर ऐसा था कि रोज़ हमें पता चलता था कि आज गुड़गांव में कोई वॉक इन इंटरव्यू है या फिर नोएडा में कोई वॉक इन इंटरव्यू है। बस हम चल देते। शाम तक आते आते हम जो सारे दोस्त जाते थे उनमें से कुछ की नौकरी लग चुकी होती थी और हम फिर धूल झाड़कर अगले दिन के लिए तैयार खड़े हो जाते थे। फिर किसी कंपनी के बाहर, फिर वही लाइन, फिर वही सवाल। उस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू दिए और मेरा कहीं नहीं हुआ। धीरे धीरे बैच के बहुत से लोगों की नौकरी लग चुकी थी। ऐसे ही एक सुबह पता चला कि गुड़गांव में कहीं पर एक ऐसी कंपनी है जहां पर वॉक इन हो रहा है। कुल 3 घंटे बाद जब मैं गुड़गांव पहुंचा तो पता चला कि यहाँ जो कंपनी है वहाँ पर सैलरी 6 या 7 हज़ार रुपये महीने की है। मेरी नज़र में मेरी सेल्फ वर्थ इससे कहीं ज़्यादा थी। मैं जब कभी वॉक इन के लिए ऐसे जाता था और रिजेक्ट होकर आता था तो मुझे चिंता इस बात की नहीं रहती थी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी अपने आप से। जब मुझे ये चाहिए ही नहीं तो मैं इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ? अगर गलती से मेरा किसी कंपनी में हो ही जाएगा तो मैं कौन सा वहाँ जाकर कुछ कर पाऊँगा? मैं कोशिश करके भी बहुत ख़राब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। ये बात मुझे साफ साफ पता थी। लॉजिक के हिसाब से सोचूं तो 2 साल की कोचिंग और 4 साल की इंजीनियरिंग कुल मिलाकर मेरे पिछले 6 साल ज़ीरो पर आ रहे थे। पर मैं ये सोचता था कि 6 साल बर्बाद करके भी अगर मुझे रास्ता मिल जाए तो कम से कम लाइफ के पूरे बचे हुए साल तो बर्बाद नहीं होंगे। कई बार लॉजिकल सोचने से ज़्यादा इलॉजिकल कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ के कुछ एक लोग इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए, लेकिन मैंने उस दिन तय किया कि मैं अब नौकरी नहीं ढूंढूंगा। कुछ भी कर लूँगा, लेकिन सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करूँगा। जिस मिनट मैंने ये तय कर लिया कि सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करूँगा, उस एक पल में दरवाज़ा तो केवल एक बंद हुआ लेकिन संभावना के दरवाजे कई हज़ार खुल गए। आपको कई बार ये ना पता हो कि आपको कहाँ जाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि कहाँ नहीं जाना है। मुझे 6 साल खर्च करके 2 चीज़ें पता चली। पहली, कि मुझे इस ज़िंदगी में कभी सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करनी है। दूसरी, कि मुझे लिखना और पढ़ना पसंद है। सब कुछ खोकर भी सब कुछ नहीं खोता। लिखना और पढ़ना तो कोई करियर चॉइस होती नहीं थी। उन बेचैनी के दिनों में कहीं मैंने पढ़ा था कि यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। इस लाइन को पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि यार बात तो सच है। हम सबको पता है कि एक डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। ये बात जानते हुए भी हम वो फैसला इतनी आसानी से ले नहीं पाते। एक बार ठहर कर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो आगे का रास्ता बंद दिख रहा है, क्या हमें वहाँ जाना भी था? अगर जाना था तो दीवार पर मेहनत का हथौड़ा मारते रहो, एक दिन वो रास्ता खुल जाएगा। और अगर नहीं, तो वो रास्ता खोजो जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रास्ते लोगों की तरह हमारा इंतज़ार करते हैं। लिखने पढ़ने की दुनिया में आने से पहले तमाम कन्फ्यूज़न थे। एक चीज़ मैं आपको पूरे विश्वास से ये बता सकता हूँ कि लगता नहीं है लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत प्यारी चीज़ है। दुनिया इन 2 लोगों से दोस्ती करने को बार-बार कहेगी, सक्सेस और परफेक्शन। मगर असल में दोस्ती करनी है तो इन 3 लोगों से, कन्फ्यूजन, फेलियर, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ।